दें 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के रिगार्डिंग पॉलिटी का ये लेक्चर 2 है और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आप ज्योग्राफी के लेक्चर को सुनेंगे। ध्यान दें, मुझे जो कुछ भी कहना था वो लेक्चर 1 में मैं कह ही चुका हूँ। 12 फरवरी 2023 को जो आपकी परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही संभावित प्रश्नों का ये कलेक्शन है और साथ ही जितने प्रश्न बीपीएससी ने पूछे हैं पॉलिटी से प्रीवियस ईयर में उसको भी हम बता रहे हैं और उसके साथ ही जो हमारे अनुभव हैं और बीपीएससी के पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र को देखने के बाद जो हमें अंदाज़ा मिला है उसके आधार पर ये लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सोर्स का जो हमने यूज़ किया है उसका आप फ़ायदा उठाएंगे और इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहेंगे। साथ ही मुझे लगता है आप 60 to 80% के बीच में कवर तो किए ही होंगे जो हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। मैक्सिमम 20 to 30% जो है वो हो सकता है आपके नॉलेज से थोड़ा परे हो, तो आप उसको जो है नोट करने का प्रयास करें और जितने भी लेक्चर्स अब तक हमने दिए हैं उन सभी लेक्चर्स पर एक नोट तैयार करें। सुनने के बाद जो बहुत संभावित प्रश्न आपको लगता है अपने हिसाब से भी, क्योंकि आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से, तो उसको आप तैयार करें। ठीक है, तो बहुत अधिक समय नहीं लेते हैं, हम इस लेक्चर 2 को अब शुरू करते हैं। ध्यान दें, प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। उसके बाद 5 तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ध्यान देंगे, उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कहा गया था। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं वह है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से, जैसे भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, इन देशों से क्या क्या लिए गए हैं। तो ध्यान दें, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात। इतने आपको याद रखने हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं। ब्रिटेन से हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ली गई है। आयरलैंड से हमारे यहाँ नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनय होता है वह। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान और संसदीय विशेषाधिकार, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषता हमारे यहाँ ली गई है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी और राज्यपाल की नियुक्ति विषय की प्रक्रिया जो है वह हमारे यहाँ कनाडा के संविधान से ही लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जो 12 अनुसूची हैं, हमने पहले लेक्चर में आपको जितने आर्टिकल्स हैं इम्पोर्टेंट और जितने अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हमने बता दिया है। इस बार हमने आपको जो है संविधान की मतलब भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं वो हमने बताए और सेकंड जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं वो है अनुसूची से रिलेटेड, यानी 12 जो अनुसूची हैं हमारे यहाँ उसमें किस अनुसूची में क्या क्या विषय हैं, बहुत शॉर्ट में हम बताना चाहेंगे। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ शासित क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है द्वितीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची जो है वह शपथ का उल्लेख करता है। इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि जो शपथ ग्रहण करते हैं उसके बारे में है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ध्यान देंगे इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे से है, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची आती है। उसके बाद ध्यान देंगे कि 8वीं अनुसूची में जो संविधान की 22 भाषा है उसका उल्लेख किया गया है, यानी संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें लास्ट में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को शामिल किया गया है, इन 4 भाषा को। 9वीं अनुसूची जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें जो भी सब्जेक्ट डाले जाते हैं वह न्यायालय में चुनौती उसके बारे में नहीं दी जा सकती है।
10वीं अनुसूची में ध्यान रखेंगे, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं और 12वीं बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायती राज को 29 सब्जेक्ट्स प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची जो है वह 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद इत्यादि आते हैं। ध्यान देंगे इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। बीपीएससी ने इस 29 विषय में से भी प्रश्न पूछे हैं, 18 विषय से प्रश्न नहीं पूछे हैं जो 12वीं अनुसूची के तहत जोड़े गए थे। आप इन 29 विषय को एक बार सरसरी निगाह से अपने पॉलिटी की किताब में देख लेंगे और 12वीं अनुसूची में जो शहरी निकाय के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं उसको भी आप एक बार देख लेंगे, ये हमारा सलाह है आपको। उसके बाद ध्यान देंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो हम आपको बता देते हैं। ध्यान देंगे राष्ट्रीय आपात से संबंधित है या अनुच्छेद 352 में है। 1 माह के लिए पहले यह लगता है, उसके बाद पुनः 6 महीने का इसमें विस्तार किया जाता है। फिर उसके बाद जो है 6 महीने का विस्तार इसमें किया जा सकता है। इस तरह से 1 वर्ष तक जो है मैक्सिमम इसको लगाया जा सकता है। उसके बाद ध्यान देंगे राष्ट्रपति शासन जो है यह 2 माह के लिए पहले विस्तार होता है, फिर 6 माह के लिए और मैक्सिमम 3 वर्ष तक के लिए जो है इसमें विस्तार किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है 2 महीने के लिए ही होती है। उसके बाद वित्तीय आपात जो है यह केवल और केवल 2 महीने तक के लिए होती है, इसमें विस्तार का प्रावधान फिलहाल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो है कुछ डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे यहाँ जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अशोक स्थित स्तंभ, अशोक का जो सिंह स्तंभ है उसका जो शीर्ष भाग है वो हमारे यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है जो सारनाथ से मिला है। और ध्यान देंगे कि इसके नीचे मुंडकोपनिषद में जो लिखा हुआ सूत्र है सत्यमेव जयते, उसको देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था हमारे यहाँ। इसकी चौड़ाई लंबाई का जो अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का वो 3:2 होता है। ध्यान देंगे राष्ट्रगान हमारे यहाँ 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये लिखा गया है। जनगण मन है हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, आप सभी जानते हैं। वंदे मातरम है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारे यहाँ जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर में शक संवत पर आधारित हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वही हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। वरीयता क्रम से संबंधित प्रश्न बीपीएससी पूछती है। वरीयता क्रम आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्य के जितने राज्यपाल हैं अपने अपने राज्य में वरीयता में आते हैं चौथे स्थान पर। उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता, ये सभी आते हैं। उसके बाद भारत रत्न सम्मान के धारक जो हैं 7 कौ में आते हैं, 8 में राजदूत आते हैं, 9 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, 9 कौ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। तो ये यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है संघ, राज्य और संवर्ती सूची के कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु और जल परिवहन, ये जो है संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में जो है संघ सूची में ध्यान देंगे 98 विषय हैं। राज्य सूची में अभी 62 विषय है। राज्य सूची में जैसे लोक सेवा है, कृषि है, वन है, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय और सिंचाई। इसको आप नोट कीजिए, ये ऐसे ही नहीं हम कहीं से कितना भी बता दे रहे हैं, बल्कि ये हमने बहुत ही स्पेसिफाइड चीज़ बताया है, आपको याद रखना है। संवर्ती सूची में अभी 52 विषय हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। संवर्ती सूची में शिक्षा आता है, आर्थिक और सामाजिक योजना आता है, कारखाना, समाचार पत्र, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और राष्ट्रीय जलमार्ग, ये जो हैं संवर्ती सूची के विषय हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ध्यान रखना है मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। मैंने अनुच्छेद सभी बता दिए थे जितने महत्वपूर्ण थे। उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग
22 भाग हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। भाग 1 ध्यान रखना है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 क के तहत। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद भाग 11 जो है अनुच्छेद 245 से 263, ये संघ और राज्य के बीच का संबंध का वर्णन करता है। उसके बाद संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे यूपीएससी है और बीपीएससी है आपके स्टेट में, और अलग अलग स्टेट के पीसीएस हैं, तो संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो 308 से 323 तक में इसका वर्णन किया गया है। भाग 14 में, भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 बहुत महत्वपूर्ण है, आपात उपबंध का इसमें उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 है। और भाग 20 जो है वह संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 है। तो इतना महत्वपूर्ण था पहले चरण में। दूसरे चरण में जो महत्वपूर्ण है हम उसको बता रहे हैं, आप ध्यान देंगे। उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा है, के.एम. मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ध्यान देंगे। उसके बाद राज्य के 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 29 दिसंबर 1953 को गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी थी। अन्य इसमें 2 सदस्य थे जिनका नाम हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ था। ध्यान देंगे, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन 1956 में हुआ था, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जो कभी भी निलंबित नहीं होता है। संपत्ति का अधिकार हमारे यहाँ, हमारे देश में कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेंगे तो आपको करेक्ट करना है। ये सूचना का अधिकार हमारे यहाँ एक केवल विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार है हमारे यहाँ अब सूचना का अधिकार। आर्टिकल 19(1) में जो है अब इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन को दे दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) का यह विषय है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा स्थगन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान किया जाता है, लोकसभा का विघटन किया जाता है, लोकसभा का अवसान किया जाता है, लोकसभा का आहूत किया जाता है लोकसभा का। तो ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। पर लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है वो 1951 में हुआ था और 89 मतलब 89 सीट के लिए ही हुआ था, ठीक है। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन जो है 13 मई 1952 को हुआ था। पीएम को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, पीएम को जो है नियुक्त किया जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं उनको चयनित किया जाता है। तो नियुक्त और चयनित शब्द पर ध्यान देंगे और पीएम को नियुक्त कर किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को चयनित किया जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा जो है 1996 का है। उसके बाद ध्यान रखना है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, यह 2010 का है, आर्टिकल 21 का भाग है ये। सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है वो आर्टिकल 131 के तहत है, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है, परामर्श क्षेत्राधिकार 143 है। उसके बाद संसद की कार्यवाही की जांच जो है न्यायालय नहीं करेगी, ध्यान देंगे, आर्टिकल 122 में कहा गया है। अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के तहत है, जबकि हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत मिला है। पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर जो है यह लोकहित याचिका यानी पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए विषय को रखेगा, यह आर्टिकल 200 में कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ध्यान रखना है। उसके बाद राज्यपाल का जो अध्यादेश है हमने बताया था जब आर्टिकल बता रहे थे, तो ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 213 का विषय है यह। उसके बाद ध्यान रखिएगा विधानसभा में जो है मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद में जो है मिनिमम 40 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम विधानसभा के जो सदस्य संख्या है उस राज्य का, उसका तिहाई से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 300 है तो 100 सदस्य से अधिक नहीं हो सकता है विधान परिषद में किसी राज्य में, अगर किसी राज्य में 300 सीट है तो ये भी ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 171 के तहत होता है। इसमें 1/3 सदस्य जो है नगर निकाय, स्थानीय नगर निकाय से चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं,
1/12 सदस्य जो है स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य जो है शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं। जबकि राज्यपाल, उस राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा 1/6 सदस्य जो है कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, इन 5 क्षेत्र से जो है चुने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना था। उसके बाद ध्यान रखना है केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है वो आर्टिकल 245 से 55 तक है। आर्थिक संबंध 268 से 281 तक है। वित्त आयोग का गठन जो है सबसे पहली बार नवंबर 1951 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1953 में। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 आई, केंद्र वित्तीय आयोग का जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद 243 आई के तहत होता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है ये 5 जनवरी 1966 को गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। लोकपाल एवं लोकायुक्त का सुझाव दिया था प्रथम एआरसी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ही, और 1 जनवरी 2014 से यह कानून जो है कानून का रूप ले चुका है। तो आपसे ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा भी था कि लोकपाल सबसे पहला जो लोकायुक्त था वह किस राज्य ने नियुक्त किया था, तो महाराष्ट्र था। ये प्रश्न संभवतः 67th की जो परीक्षा मई 2022 में हुई थी उसमें आया था ये प्रश्न। 66 में आया था ये प्रश्न। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वह 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ध्यान देंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था या स्थापित हुआ था। 1935 के अधिनियम द्वारा जो है संघीय लोक सेवा आयोग, हमने बताया भी था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर 1 में जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे तो काफ़ी समय तक हमने बताया था आपको। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति एवं राज्यपाल क्रमशः लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानमंडल के लिए जो है जारी करता है। जबकि निर्वाचन सूची या नियमावली तैयार करना या अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण करना किसका काम है, वो निर्वाचन आयोग का काम है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है सो चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं, जबकि चुनाव के लिए निर्वाचन सूची, नामावली, अधीक्षण करना, निदेशन करना और नियंत्रण करना ये किसके हाथ में होता है, निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा होती है। ध्यान देंगे अभी असम में परिसीमन का काम चल रहा है, वहाँ पर 2001 की जनगणना के अनुसार, वहाँ पहले नहीं हुआ था तो अभी हो रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे राष्ट्रीय दल के लिए कुछ शर्त है। अभी ये इम्पोर्टेंट है विषय, क्योंकि हमारे यहाँ वर्तमान में अभी 8 राष्ट्रीय पार्टी है और आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के बाद जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए जो है आहर्त हो चुका है आम आदमी पार्टी। तो ये क्या इसके लिए क्राइटेरिया होता है, थोड़ा उसको सुन लीजिए। देखिए राष्ट्रीय दल के लिए जो है कुछ शर्त होते हैं, जिसमें पहला शर्त होता है कि कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, जो आम आदमी पार्टी ने प्राप्त कर लिया है। सबसे पहले दिल्ली में यह जीता है, उसके बाद जो है इसका गोवा में भी है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा, उसके बाद इसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जो है क्या कहते हैं पंजाब में भी है। तो गोवा, पंजाब और दिल्ली में पहले से था, अभी इसको गुजरात में भी प्राप्त हो चुका है। तो 4 राज्य में जो पहला क्राइटेरिया था वो इसने फुलफिल कर लिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2% सीट कम से कम 3 राज्य से चुने गए हों। यदि अगर यह भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तब भी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तीसरा है कि 4 या अधिक राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत का कम से कम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त इसके पास हो तो वो बन सकता है। फिर है क्षेत्रीय दल के लिए शर्त कुछ, तो क्षेत्रीय दल के लिए भी ध्यान रखिए कि उस राज्य में विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 6% मत या 2 सीट उसको अगर प्राप्त हो जाता है, आम आदमी पार्टी को संभवतः 5 सीट प्राप्त हुआ है गुजरात में, इसलिए तो 2 ही सीट प्राप्त करना था, लेकिन 6% मत के साथ जो मत पड़ते हैं उसकी। दूसरा है कि लोकसभा चुनाव में 6% मत और 1 लोकसभा सीट यदि प्राप्त हो तो उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 3% सीट अथवा न्यूनतम 3 सीट जो भी ज़्यादा हो, अगर ऐसा आता है तब वह क्षेत्रीय दल का मान्यता प्राप्त हो जाता है। लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 3% वैध मत यदि प्राप्त हो तो वो हो जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना अम्बेडकर ने 1936 में किया था। समता सैनिक दल और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना वी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद ध्यान रखना है अनुच्छेद 39 ख और गौ को मिनर्वा मिल वाद जो 1986 का है, आर्टिकल 14 एवं 19 पर प्रभावी जो है इसको बनाया गया था। उसके बाद ध्यान रखना है साधारण बहुमत से संशोधन जो होता है उसमें राज्य के नाम, उसकी सीमा और नए राज्य का निर्माण के लिए साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन होता है।
उसके बाद जो है विधान परिषद की स्थापना यानी कि उसका गठन करना है या उसका समापन करना है तो साधारण बहुमत से किया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश के वेतन को यदि कम या अधिक करना है तब भी साधारण बहुमत से संसद काम करती है। लेकिन विशेष बहुमत और जो है राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता, आधे से अधिक राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। किस परिस्थिति में? जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में यदि भारत सरकार कोई बदलाव करना चाहती है तब, संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का यदि विस्तार करना चाहती है तब विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के गठन व उसका क्षेत्राधिकार में कोई बदलाव करना है तब, संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व के बारे में यानी राज्यसभा के सदस्यों को अगर उलटफेर करना हो तब, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में यदि कुछ बदलाव करना हो कि अब संविधान संशोधन ऐसे नहीं ऐसे करना है तब उसको जो है विशेष बहुमत से पारित करना होगा। फिर 7वीं अनुसूची को पारित करना होगा। तो इस तरह से ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हमने आपको बताया है। ध्यान देंगे साधारण बहुमत से जो संशोधन राज्य के नाम और सीमा में होता है या 60-62 बीपीएससी में बीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि राज्यों के सीमा में परिवर्तन के लिए संसद द्वारा किस तरह के संशोधन किए जाते हैं। विशेष बहुमत से संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन, इस तरह से ऑप्शन थे इसके 4-5 ऑप्शन थे संभव। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखेंगे पंचायती राज से संबंधित, जैसे ग्राम पंचायत में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्ड होता है तो ये ध्यान रखेंगे। भाग 9 के तहत जो है पंचायत है और भाग 9A के तहत जो है वह नगर पालिका है। पंचायती राज जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखेंगे। मनरेगा जो है आर्टिकल 43 को लागू करता है हमारे यहाँ, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि मनरेगा हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 का है। इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, तो ये ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का जो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आता है वो ध्यान रखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत आता है और जो है राज्य वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 243 आई के तहत आता है। जिला नियोजन समिति अनुच्छेद 243 ZD के तहत आता है। बीपीएससी इस तीनों प्रश्नों को पूछी है, ध्यान रखेंगे। सहकारी समिति जो है कोऑपरेटिव कमेटी, वो 243 ZJ के तहत है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, बीपीएससी ने इस बार पूछा भी है संभवतः 67th री में ही शायद, कि पंचायती राज संस्था कहाँ पर नहीं है, तो ध्यान देंगे दिल्ली, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था फिलहाल नहीं है। ब्लॉक स्तर पर पूछा था बीपीएससी ने कि पंचायत समिति जो है कैसी एक प्राधिकरण है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। उसके बाद ध्यान देंगे मनरेगा के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार के ऊपर नहीं बल्कि ग्राम पंचायत की होती है, तो आप ध्यान रखेंगे। हालांकि जवाबदेही राज्य सरकार के ऊपर जरूर होती है, लेकिन जिम्मेदारी जो उसके क्रियान्वयन की है वो ग्राम पंचायत पर ही होती है। आर्टिकल 338 को ध्यान देंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। उसके बाद ध्यान रखेंगे मनरेगा हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे एक प्रश्न और है इम्पोर्टेंट, मैं बता रहा हूँ आपको। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं अभी देखा था, त्रियजन हो ही गया है। तो इसको हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न था मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको आपको कमेंट कर दूंगा अगर मुझे मिल जाएगा तो ये जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।